आज हम एक ऐसे साम्राज्य की कहानी की गहरी पड़ताल करेंगे जो सिर्फ 2000 रुपए से शुरू हुआ। और देखते ही देखते भारत के सबसे बड़े कारोबारी घरानों में से एक बन गया। और फिर लगभग रातों रात उसका पतन हो गया। हम बात कर रहे हैं सहारा इंडिया परिवार और उसके संस्थापक सुब्रत रॉय की। बिल्कुल। ये सिर्फ पैसे या व्यापार की कहानी नहीं है, ये महत्वाकांक्षा, विश्वास और उसके परिणामों की कहानी है। हाँ, और दिलचस्प बात यह है कि ये कहानी सपनों के एक साम्राज्य में बदलने की है और फिर उस साम्राज्य के तूफान का सामना न कर पाने की। तो आज हम स्रोतों के आधार पर यही समझने की कोशिश करेंगे कि सहारा की नींव क्या थी, उसका विस्तार कैसे हुआ, और आखिर में वो कौन सी दरारें थीं जिनके कारण ये विशाल ढांचा ढह गया। तो चलिए इसे बिल्कुल शुरू से समझते हैं। कहानी शुरू होती है 1978 में गोरखपुर से। सुब्रत रॉय नाम का एक नौजवान सिर्फ 2000 रुपए और एक मेज के साथ सहारा की शुरुआत करता है। कोई बड़ा निवेशक नहीं, कोई शानदार दफ्तर नहीं। कुछ भी नहीं, सिर्फ एक विश्वास। और उनका लक्ष्य वो बहुत स्पष्ट था। वो लोग जिन्हें बैंक नजरअंदाज करते थे, गरीब और निम्न मध्यम वर्ग। अच्छा। उनका वादा बहुत सरल था, आज थोड़ा बचाइए, कल अपना भविष्य बनाइए। ये एक वित्तीय योजना से कहीं ज्यादा था। बिल्कुल, ये उम्मीद बेचने जैसा था। और इसी उम्मीद ने पैसे को आकर्षित किया, पैसे ने विश्वास बनाया, और उसी विश्वास ने एक साम्राज्य की नींव रखी। और ये साम्राज्य बहुत तेजी से फैला। बहुत तेजी से। 1990 का दशक आते आते सहारा हर जगह था। रियल एस्टेट, मीडिया, होटल, एयरलाइंस, वित्त और खेल, हर जगह। उनकी टैगलाइन थी सहारा द फैमिली। और ये सिर्फ एक नारा नहीं था। नहीं, ये उनका पूरा बिजनेस मॉडल था। लाखों एजेंट, करोड़ों ग्राहक, हजारों दफ्तर, ये सच में एक विशाल परिवार की तरह ही काम करता था। और जो बात गौर करने वाली है वो है इसका विशाल पैमाना और ग्लैमर। हाँ, ग्लैमर तो था ही। पुणे में सहारा स्टेडियम, भारतीय क्रिकेट टीम का प्रायोजन। अरे हाँ, वो जर्सी तो सबको याद है। बिल्कुल। और फिर लंदन के ग्रोसवेना हाउस और न्यूयॉर्क के प्लाजा होटल जैसे लग्जरी होटलों का मालिकाना हक। सहारा मतलब भारतीय महत्वाकांक्षा का प्रतीक बन गया था। मैंने कहीं पढ़ा था कि सुब्रतो रॉय को भारतीय रेलवे के बाद भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता कहा जाने लगा था। हाँ, ये कहा जाता था। ये ताकत का चरम था। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, इतनी बड़ी तरक्की के पीछे एक तूफान चुपचाप बन रहा था। हमेशा। तो 2000 के दशक के अंत में सहारा की वित्तीय संरचना पर सवाल उठने लगे, खासकर उनकी दो कंपनियों पर, सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन यानी साइरिकल और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन SHICL। सही। ये कंपनियां बॉन्ड के जरिए लाखों छोटे निवेशकों से भारी मात्रा में पैसा जुटा रही थीं, और यहीं से नियामक संस्था सेबी के साथ टकराव शुरू हुआ। सेबी यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। हाँ, सेबी का मानना था कि ये अवैध रूप से जनता से पैसा जुटाना था। और सहारा का कहना था? सहारा का तर्क था कि वे बाजार से पैसा नहीं जुटा रहे, बल्कि अपने सहारा परिवार के सदस्यों यानी अपने जमाकर्ताओं से पैसा ले रहे हैं। मतलब ये पब्लिक बनाम प्राइवेट का मामला बन गया। बिल्कुल। और यहीं से एक बहुत बड़ी कानूनी लड़ाई की जमीन तैयार हुई। तो 2011 में सेबी ने एक बड़ा कदम उठाया। हाँ, उन्होंने सहारा को लगभग 24,000 करोड़ की रकम वापस करने का आदेश दिया। 24,000 करोड़? हाँ, जो सेबी के अनुसार गलत तरीके से जुटाई गई थी। और सहारा ने इस पर क्या कहा? सहारा ने जोर देकर कहा कि वे ज्यादातर पैसा जमाकर्ताओं को पहले ही लौटा चुके हैं। लेकिन इसका तो रिकॉर्ड था। यही तो समस्या थी। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, और इस मामले की जटिलता, मतलब आप सोचिए, हजारों दस्तावेज, लाखों जमाकर्ता और अरबों रुपयों का हिसाब। ये तो लगभग नामुमकिन है। बिल्कुल। ये सत्यापित करना कि पैसा वाकई लौटाया गया या नहीं, ये सिस्टम के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन गया। तो सच्चाई एक तरह से उलझ गई थी। हाँ, और संख्याएं इतनी बड़ी थीं कि किसी के लिए भी पूरी तस्वीर समझ पाना मुश्किल था। और फिर एक निर्णायक मोड़ आया। 28 फरवरी 2014। ये वो तारीख है जब सुब्रत रॉय को तिहाड़ जेल भेज दिया गया। कारण था अदालत में पेश न होना, जिसके लिए उन्होंने अपनी बीमार मां की देखभाल का हवाला दिया था। हाँ, लेकिन अदालत ने नहीं माना। नहीं। और पूरे भारत ने इसे हैरानी से देखा। एक विशाल कारोबारी साम्राज्य का मुखिया सलाखों के पीछे था। ये सिर्फ एक व्यक्ति की गिरफ्तारी नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उस साम्राज्य के पतन की सार्वजनिक शुरुआत थी। संगठन पर इसका क्या असर हुआ? संगठन कांपने लगा, उनकी प्रतिष्ठा दांव पर लग गई। अदालत ने जमानत के लिए हजारों करोड़ रुपए जमा करने को कहा। लेकिन इतनी बड़ी रकम जुटाना तो लगभग असंभव हो गया।
यहीं से साम्राज्य में दरारें पड़ने लगीं। इसके बाद जो हुआ वो एक धीमी और कह सकते हैं दर्दनाक गिरावट थी। बहुत दर्दनाक। होटल बिकने लगे, विमान जमीन पर आ गए, परियोजनाएं रुक गईं। जो कर्मचारी कभी सहारा को परिवार कहते थे, वे अब एक गिरते हुए साम्राज्य की खामोशी को महसूस करने लगे। और सुब्रत रॉय, उन्हें अंततः पैरोल पर रिहा कर दिया गया, लेकिन जो नुकसान हो चुका था उसकी भरपाई नहीं हो सकती थी। और फिर 2023 में सुब्रत रॉय का निधन हो गया और उनके साथ ही भारतीय व्यापार के इतिहास का एक पूरा अध्याय समाप्त हो गया। तो आखिर सहारा की कहानी है क्या? क्या ये एक घोटाला था, एक गलतफहमी, या एक नियामक लड़ाई, या फिर एक ऐसा साम्राज्य जो इतना बढ़ गया कि उसे नियंत्रित ही नहीं किया जा सका? सच अटकलों में नहीं है, वो तो दस्तावेजों और अदालती फैसलों में छिपा है। लेकिन भावनात्मक रूप से ये कहानी इस बात का प्रतीक है कि कैसे महत्वाकांक्षा साम्राज्य बना सकती है और कैसे व्यवस्थाएं तब हरकत में आती हैं जब महत्वाकांक्षा सीमाओं को लांघ जाती है। बिल्कुल, ये एक बड़ी सीख है कि पैमाना जोखिम बन सकता है, विश्वास कमजोरी में बदल सकता है, और कोई भी साम्राज्य इतना बड़ा नहीं होता कि उसका पतन ना हो सके। सहारा सिर्फ एक कंपनी नहीं थी, ये एक एहसास था। और वो एहसास कल्पना से भी ज्यादा तेजी से ढह गया। तो आज की यह पड़ताल इस सवाल पर खत्म होती है कि जब व्यक्तिगत विश्वास और संबंधों पर बना कोई सिस्टम इतना विशाल हो जाए कि उसे कोई एक व्यक्ति या संस्था संभाल न सके, तो उसका भविष्य क्या होता है? सत्ता, विश्वास और जवाबदेही के बीच का संतुलन आखिर कैसे बनाया जाता है? ये एक ऐसा सवाल है जो सहारा की कहानी के बाद और भी प्रासंगिक हो जाता है।